मैं जिस जगह बंद था वो एक जेल की अंधेरी काल कोठरी थी। जिस बीमारी में मैं गिरफ्तार हो चुका था, लोग मुझसे दूर भागते थे। मुझे जंजीरों से बांधकर उस काली अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था। लेकिन जब मुझ पर दौरा पड़ता तो मैं अपने पागलपन और जुनून में ऐसा बेकाबू हो जाता था कि मुझे यह लगता था कि मैं वो जंजीरें भी तोड़ दूंगा। 1 घंटे तक मैं यूं ही बिफरा रहता जैसे कोई भूखा भेड़िया हो, और जब मेरा जुनून खत्म होता तो मैं निढाल हो चुका होता था। मेरी हालत मेरे बस से बाहर हो चुकी थी। मेरे सर के बाल, मूछें और दाढ़ी इस कदर बढ़ चुकी थी कि मैं इंसान कम और वहशी दरिंदा ज्यादा लगता था। किसी औरत को अगर मैं अपने सामने देख लेता तो मेरे अंदर जानवर सा जाग जाता था। मेरा जी चाहता कि मैं जंजीरों को तोड़कर उस औरत को नोच खाऊं। अगर कहा जाए कि मेरी आंख में सुअर का बाल है तो ठीक ही होगा। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, बहुत बुरा। मैंने बहुत पाप किए हैं कि मुझे अगर फांसी की सजा भी दी जाए तो कम होगी। लेकिन मुझे पूछना यह है कि हम जैसे नौजवान इंसान से वहसी बनते क्यों हैं? कभी किसी ने ये सोचा है? मैं भी एक आम सा लड़का हुआ करता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ एक 35 साल की औरत ने अपनी हवस की खातिर किया, वो सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुर्बत अपने आप में बहुत बड़ी आजमाइश है। कमबख्त पेट को अपना ईंधन ना मिले तो इंसान को इंसान से कुत्ता बनने पर भी मजबूर कर देता है। मेरी गिनती भी ऐसे ही घराने से होती थी। बाप मजदूर था, घर में ढेर सारे बच्चों की लाइन लगी थी। हम रोटियों को एक दूसरे से छीना झपटी से लेकर खाते थे। वो इसलिए क्योंकि सबको बस एक ही रोटी खाने को मिलती थी। भूख ज्यादा होती तो दूसरों से छीनना पड़ता था। शक्ल सूरत में हम सब बहन भाई खूबसूरत थे, लेकिन थे बिल्कुल गरीब। मैं सब बहन भाइयों में बड़ा था, इसलिए 13-14 साल की उम्र में ही बाबा ने मुझे रुमाल ला कर दिए और कहने लगे, सड़क के किनारे खड़े होकर रुमाल बेचा करो। 14 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन मुझसे कोई भी रुमाल खरीदता न था। फिर मैंने गाड़ियां साफ करनी शुरू कर दी। उससे यह होता कि लोग मुझे पैसे दे दिया करते थे। मैं रोज 100 या 200 लाने लगा था, लेकिन जैसे ही घर आता माँ मेरे हाथ से पैसे छीन लेती। दिन भर गर्मी धूप में नंगे पांव फटी पुरानी शर्ट पहने सूखे होठों से मैं लाल बत्तियों पर रुकने वाली एक एक गाड़ी के पास जाता था। एक एक से कहता कि साहब गाड़ी साफ करवा लो, 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी मिन्नत समाजत सूखे होंठ देखकर कोई तो मुझसे गाड़ी के शीशे साफ करवा लेता, 10 का नोट भी हाथ में रख देता। लेकिन ज्यादातर लोग गाड़ी का शीशा साफ करवा कर बिना पैसे दिए ही आगे बढ़ जाते थे और मैं गाड़ी को नम आंखों से देखता रह जाता। इतनी महंगी गाड़ियों में बैठने वालों के दिल कितने तंग होते हैं। एक 10 का नोट निकालते हुए उनकी जान निकलती है। मैं फुटपाथ पर बैठा अपनी इन्हीं सोचों में गुम था कि एक गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसमें एक औरत बैठी थी। अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर मुझे देखने लगी। वो 35 साल से ऊपर की उम्र की लग रही थी। जिस्म भी भारी सा था, लेकिन रंगत साफ थी। कुछ पहनावा बहुत अच्छा था, जो इंसान के व्यक्तित्व में निखार पैदा कर ही देता है। वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी, गाड़ी साफ कर दो। ये सुनकर तो मैं चहक सा गया था। मैंने जल्दी कांधे से रुमाल उतारा और गाड़ी साफ करने लगा। लेकिन मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा कि जब उस औरत ने पर्स से 500 का नोट निकाल कर मुझे दिया। मैंने कहा, मालकिन माफ करना, मुझ गरीब के पास इस नोट का खुला नहीं है। वो कहने लगी, सारे रख लो और कल इसी वक्त तुम्हें यहीं मिलूंगी। मेरी गाड़ी साफ कर देना। मैं तो ये सुनकर ऐसा खुश हुआ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। मैं आज दिन में ही घर लौट गया। मेरी माँ मुझे इतनी जल्दी घर देखकर पहले तो हैरान सी हो गई, इसलिए मुझसे कहने लगी, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुशी से पागल सा था। खुशी के मारे मेरी मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। मैंने जेब से 500 का नोट निकालकर माँ के हाथ में रख दिए। वो पैसे देखकर हैरत से मुझे देखने लगी। जब मैंने सारी बात माँ को बताई तो वो खुश हो गई। माँ ने उस दिन मुझे 3 रोटियां खाने को दी और 50 का नोट भी खर्च करने को दिया। आज बहुत दिन बाद पेट भरकर खाना खाया था। मैं इतना खुश था जैसे मेरी लॉटरी निकल आई हो। रात भर खुशी से नींद नहीं आई। अगले दिन मैं खुशी खुशी वहां पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि वो औरत मुझसे पहले वहां मौजूद थी। मैंने दौड़कर रोड क्रॉस किया और उस औरत की गाड़ी तक पहुंचा था। वो मुझे देखकर कहने लगी, इतनी देर लगा दी तुमने, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो मुझसे यूं बात कर रही थी जैसे मुझे पहले से जानती हो। मैंने जल्दी से उसकी गाड़ी को चमकाना शुरू किया। उसने पर्स से मुझे 500 के 3 नोट निकाल कर दिए। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। कहने लगी, कल फिर आना,
अपनी गाड़ी को उसने नापसंद जैसे अंदाज से देखा था। उसके चेहरे के ऐसे अंदाज को देखकर मुझे तो ये महसूस हो गया था कि उसे मेरे काम से दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर ऐसी कोई खुशी नहीं थी। शायद वो मेरी पैसे से मदद कर रही थी, बस यही एक वजह मुझे समझ आई थी। लेकिन पैसे देते हुए उसका अंदाज बड़ा उत्साहित सा था। देखने में वो रहमदिल औरत नहीं लग रही थी। मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे दिए। माँ भी यही सोच रही थी कि बड़ी हमदर्द औरत है, हम जैसों का मुफ्त में भला कर जाती है, लेकिन हम गरीबों की बहुत बड़ी खुशफहमी होती है। ये अमीर लोग तो बड़े ही मतलबी होते हैं। अगले दिन वो आई तो मुझसे कहने लगी, मेरे लिए काम करोगे? बहुत पैसे दूंगी। मैं कुछ सोच में पड़ गया था। मुझे औरतों वाले काम तो आते ही नहीं थे, भला मैं उसके किस काम आता? झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई में भला ये काम कैसे कर सकता था? वो मुझे परेशान देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा, मालकिन मुझे साफ सफाई करनी नहीं आती। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी, कहने लगी, ये काम नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा। वो कहने लगी, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तुम्हारी माँ से भी बात कर लूंगी। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे मेरे घर ले गई। मेरी माँ से भी बात कर ली और पर्स से 30,000 रुपये निकाल कर भी दे दिए। इतने पैसे तो हमने आज तक नहीं देखे थे। मेरी माँ खुश हो गई। वो कहने लगी, अब ये मेरे घर पर ही रहा करेगा। कल मैं तुम्हारे घर महीने भर का राशन भी भिजवा दूंगी। उस औरत की मेहरबानी सुनकर मेरी माँ तो उस पर निहाल सी होने लगी। कहने लगी, आप बहुत अच्छी औरत हैं, बस मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालिएगा। मेरी वजह से मेरे बाकी बहन भाई पेट भरकर खा सकते थे, लेकिन न मेरी माँ ने यह पूछा कि वो औरत मुझसे काम करवाएगी और ना ही मैंने इस बात पर तवज्जो दी। हमें तो ये खुशी थी, एक मालदार औरत हम पर मेहरबान हो गई है। वो मुझे अपने साथ ले गई। पहले मुझे बाजार से अच्छे कपड़े दिलवाए, जूते दिलवाए। उसके बाद मुझे सैलून ले गई। मेरे बाल बहुत अच्छे से कटवाए। मेरा हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं खूबसूरत शक्ल का तो पहले से ही था, लेकिन इतना खूबसूरत भी लग सकता था, ये मुझे आज खुद को इस सैलून के बड़े से शीशे में देखकर अंदाजा हुआ था। वो औरत मुझे अपने बंगले में ले गई। मैंने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। चौकीदार ने दरवाजा खोला था तो अंदर बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें किस्म किस्म के फूल लगे हुए थे। उस औरत के तो अपने ही घर में ढेर सारे गुलाब थे। यकीनन वो मुझसे ये कराने का इरादा रखती थी, तभी तो मुझे ले आई थी। पार्किंग में 2 गाड़ियां और भी खड़ी थी। ड्राइवर हाथ बांधे खड़े थे। मैं फटी फटी आंखों से उस शीश महल को देख रहा था। वो मुझे अंदर लाउंज में ले गई। जैसे जैसे मैं उस महल नुमा घर को देख रहा था, मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। मेरा घर तो इस महल के सामने कुछ भी न था। काफी देर लगी मुझे उस ख्वाब नुमा घर की हैरत से निकलने में। उस औरत ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी सोफे पर बैठ गई। मैं जमीन पर बैठने लगा तो औरत ने कहा, अरे जमीन पर क्यों बैठ रहे हो, ऊपर सोफे पर बैठो। ये कहकर वो अब मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। उसकी नजरों में न जाने क्या था कि मैं एक लड़का होकर नर्वस होने लगा था। दूसरी हैरत मुझे ये सुनकर हुई कि जब उसने मुझसे पूछा कि मानव, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैं तो ये सुनकर दंग सा रह गया था। भला मुझ जैसे गरीब की क्या ख्वाहिशें हो सकती थी। मैंने कहा, जो भी मिल जाए मालकिन, खा लूंगा। मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाया और 3-4 डिशेज का ऑर्डर दिया। मैं खामोश बैठा था कि वो अब मुझसे काम का जिक्र करेगी, लेकिन जब वो कुछ न बोली तो मैंने ही पूछ लिया कि मालकिन, मुझे क्या काम करना होगा? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, वो भी बता दूंगी, पहले खाओ पियो ऐश करो। उस औरत ने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खाना खिलाया। पहली बार मेरी जुबान ने शाही पनीर का स्वाद चखा था। फिर वो मुझे एक कमरे में ले गई। कहने लगी, ये तुम्हारा कमरा है। इतना बड़ा कमरा जो नए फर्नीचर से सजा हुआ था, वो कमरा मेरा कैसे हो सकता था? मुझे तो लगा था कि मुझे रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाएगा। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मेरी ये औकात नहीं है, आप मुझे क्वार्टर में ही भिजवा दे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर कहने लगी, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा ही कहाँ है, तुम यहीं इसी कमरे में रहोगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं हैरत से 2-4 था कि ये मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। फिर ख्याल आया कि इस घर में अकेली रहती है, शायद इसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे नए कपड़े भी दिलाए और खाना भी मजे का खिलाया। शायद अपनी औलाद की कमी पूरी करना चाहती है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। ये राज भी बहुत देर तक राज नहीं रहा था। चंद दिन यूं ही गुजर गए। मैं बस मजे मजे के खाने खाता और नए से नए कपड़े उस औरत की फरमाइश पर पहनता।
चंद दिन में ही मुझे नौकरों से ये मालूम हो चुका था कि उस औरत की कोई औलाद नहीं है, पति दुनिया से गुजर चुका था, इसलिए वो यहाँ अकेली रहती है। चंद दिन बाद ही मुझ पर एक कयामत सी टूट पड़ी थी। जब रात को मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे छू रहा है। मेरे चेहरे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जैसे कोई अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे चेहरे के नैन नक्श को छू रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे ये साफ नजर आ रहा था कि मेरे बेड पर मेरे अलावा भी कोई है। कौन है? मैं तो एकदम डर सा गया था। खौफ के मारे मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। जब अचानक से लैंप की रोशनी से मैंने अपने बराबर लेटे उसी औरत को देखा, तो मैं तो हैरान व परेशान सा रह गया। वो उस वक्त मेरे कमरे में क्यों थी? उस वक्त बाल खोले अपने आराम करने के कपड़े पहने हुए थी, जो उसे छुपा नहीं सकते थे। मैंने फौरन से नजरें झुका ली और बेड से नीचे उतर गया। वो कहने लगी, क्या बात है, उठ क्यों गए हो? आओ मेरे पास। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश से उड़ने लगे थे। मैं उसके बेटे की उम्र का था और वो मुझसे क्या कह रही थी। मैंने कहा, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? मेरा पूरा वजूद कपकपा रहा था। मैं जो 14-15 साल का था और आज तक किसी गैर औरत को छुआ तक न था, मेरी आवाज भी कपकपा सी रही थी। वो हंसने लगी थी, कहने लगी, तुम्हें इसी काम के लिए तो लाई हूं, ताकि तुम मेरा दिल बहलाओ। मुझे तुम देखने में अच्छे लगे थे। काफी दिन से मैं तुम्हें सड़क पर गाड़ियां साफ करते देख रही थी। बस मुझे तुम अच्छे लगे। अब आओ मेरे पास। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उस औरत की बातें और बेताबियां देखकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने इनकार कर दिया तो वो बिफर सी गई। कहने लगी, तुम पर मैंने अपना बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरा दिल भी खुश न करो। ये कहकर उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया। वो एक बड़े शरीर की ताकतवर औरत थी, जो मुझे गंदे काम के लिए लाई थी। रात भर वो मुझसे अपने पैसे वसूल कर चुकी थी। मैं एक गरीब सा लड़का, भूख और हालात का मारा बहुत अच्छी सेहत का मालिक तो था नहीं। मैंने हवसी मर्दों के बारे में तो सुना था, देखा भी था, लेकिन रात जिस औरत से मेरा पाला पड़ा था, उसमें और एक वैसी मर्द में कोई फर्क न था। मुझे उस औरत से खौफ महसूस होने लगा था। वो दिन भर मुझे ललचाई नजरों से देखती थी, कहती, मुझे कम उम्र नौजवान लड़के अच्छे लगते हैं, उनकी नजदीकियां मुझे बहुत पसंद है। मुझे उस औरत से घिन सी आने लगी थी। मैंने सुबह होते ही वापस की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो कहने लगी, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, लेकिन तुम बस मेरी ख्वाहिश पूरी करते रहो। मुझे तुम्हारी संगत बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं नहीं माना। ये पाप था। वो विधवा थी और मेरी माँ के बराबर उम्र की थी। मैं उसके लिए ऐसे जज्बात नहीं रख सकता था। मेरे इनकार को वो खातिर में नहीं लाई थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने उसके हाथ जोड़कर मिन्नत की कि वो मेरे साथ ऐसा कोई जुल्म ना करे। मैं बेबस और लाचार था। मेरे आंसू उस पर असर नहीं करते थे। वो मुझे किसी भूखे शिकारी की तरह देखती थी, मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी। मैं जब विरोध करने लगा तो वो मुझे 2-2 दिन भूखा रखती थी। खाना उस शर्त पर देती कि मैं उसकी हर गलत बात मानूं। मुझे वो कमरे में हर वक्त बंद रखती थी। मैं बहुत दरवाजा पीटता था कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई न था। एक नौकर खाना मेरे कमरे में रख कर चला जाता था। मैंने उससे बहुत कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं एक लड़का होकर अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। अब उस औरत ने यह तरीका अपनाया था कि मेरे खाने में हल्का सा नशा डालने लगी थी। खाना खाते ही कुछ ही देर बाद ही मुझे नींद आने लगी। मैं सो गया। रात को नींद में ही था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ नाजायज सी हरकत कर रहा है। अब उस औरत ने यही तरीका पकड़ लिया था। मुझे न जाने कौन सी दवाई खिलाती थी, जिससे मुझे भूख बहुत लगती। मेरा जिस्म कुछ ही दिनों में बढ़ने लगा था। मेरी गंदी ख्वाहिश भी बढ़ने लगी थी। शायद वो मुझे ऐसी दवाइयां दूध में मिलाकर देती थी, जिससे मैं बेकाबू सा होने लगता था। अब मेरे अंदर खुद ही उसी जुर्म को करने की जरूरत सी बढ़ने लगी थी। मैंने एक दिन उस औरत से कहा, वो मुझसे शादी कर ले। मुझे अपने अंदर किसी चीज का एहसास सा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी बात सुनकर वो फौरन से मान गई। 2 साल तक मैं एक भरपूर मर्द की तरह दिखने लगा था। वो औरत मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, या यूं कहें कि मेरी आदी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर चीज अपने नाम करवानी शुरू कर दी। उस हवसी औरत की भूख जवान मर्द थे और मैं उसकी जरूरत को पूरा कर देता था। उसके बदले में उससे जो मांगता वो मुझे ले देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुला कि उसका पति उससे 30 साल बड़ा था। जब उसकी शादी उस व्यक्ति से हुई थी तो वो 18 साल की थी और वो शख्स 50 के लगभग था। वजह इस शादी की वही थी कि वो एक गरीब लड़की थी। माँ बाप ने अमीर देखकर शादी कर दी।
उस औरत की शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि उसका पति उसकी उम्र का नौजवान होता, लेकिन वो व्यक्ति काफी उम्र का था। वो औरत अपने पति को शुरू से ही नापसंद करती थी। जब भी वो उसके साथ किसी पार्टी में जाती, उसकी नजरें जवान मर्दों का पीछा करती रहती और वो हसरत से आहें भरती रहती। उसका पति चंद महीने पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था। सारी उम्र उस औरत ने आहें भरते हुए गुजारी थी। अब जब आजाद हुई तो उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं खूबसूरत था, अच्छा पहन ओढ़कर गरीब नहीं लगता था, इसलिए वो मुझे अपनी ख्वाहिश की खातिर ले आई थी। चंद सालों में ही मैंने उसकी हर चीज अपने कब्जे में कर ली थी। अब वो बूढ़ी होने लगी थी, कुछ बीमार सी भी रहने लगी थी। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। मैं अब 27 साल का नौजवान था। अब जब मैं किसी भी पार्टी में उसके साथ जाता तो मेरी नजरें कम उम्र हसीनाओं के पीछे घूमती रहती। मेरी उम्र में वही प्यास जागने लगी थी जो मेरी पत्नी की आंखों में कभी मुझे देखकर जागी थी। एक कम उम्र लड़की के साथ की मुझे भी चाहत होने लगी थी। मुझे अब अपनी बूढ़ी पत्नी से कोई लगाव न था, सिवाय उसके कि वो मालदार थी। शायद ये उस औरत के जुर्मों की सजा थी। उसने अपने पति से कभी वफा नहीं की थी, उसे मोहब्बत नहीं दी थी, बस पैसों की चमक देखकर उसकी जरूरतें पूरी करती रहती थी। लेकिन मुझे टूट कर चाहती थी। मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ मुझे दे चुकी थी, लेकिन मैं भी उसकी ख्वाहिश पूरी करता था। मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत रद्दी बराबर ही थी। कल वो अपने पति के मरने की आरजू करती थी, आज मैं उस बीमार औरत के मर जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कमबख्त मरती ही न थी। मैं अब हसीन और कम उम्र लड़कियों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा। मैं इंजेक्शन का आदी हो चुका था जो मुझे रोज लगाती थी। मेरे अंदर की ख्वाहिश कम होने की बजाय बढ़ने लगी थी। मेरा जुनून इतना बढ़ चुका था कि मैं लड़कियों को देखकर वैसी बन जाता था। मेरी पत्नी मेरी इसी जुनूनियत के हाथों मर चुकी थी जिसका वो मुझे आदी बना चुकी थी। मेरा वजूद इंजेक्शन का आदी हो चुका था। मेरे अंदर का जानवर देखकर कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। इसलिए अब मैंने कम उम्र 13-14 साल की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बहुत सी बच्चियां मेरी जुनूनियत का निशाना बनकर मर चुकी थी, जिन्हें बाद में मैं कचरे के डब्बे में फिकवा देता या फिर किसी नहर में। अब मैं शराब पीने से लेकर सारे गुनाह करता था। एक बार रात के वक्त मैं गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। जब एक बेबस लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उसे फौरन से लिफ्ट दे दी, लेकिन गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी कर दी और उसे हवस का निशाना बनाना चाहा। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो एक पुलिस ऑफिसर थी, कब से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पहले मुझे जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जब मुझे इंजेक्शन की चाहत होने लगी और मुझे इंजेक्शन ना मिलता और ना ही लड़की, तो मैं पागल होने लगता। एक बार मैंने अपने साथी कैदी के साथ ही जुर्म करना चाहा। उसके शोर पर लोग और पुलिस वाले वहां जमा हो गए, लेकिन मुझमें तो शायद किसी शेर जैसी ताकत थी। मैं किसी के भी काबू नहीं था। मुश्किल से ही मुझे संभाला और जंजीरों में जकड़कर एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया। मुझे फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन मेरा यह हाल था कि मुझे ना अपनी मौत का खौफ था और ना फांसी पर लटकने की परवाह। मुझे जब उस इंजेक्शन की चाहत होती, मैं मिन्नत समाजत पर उतर आता, अपने बाल नोचने लगता, गालियां बकने लगता, और जब मेरा जुनून खत्म होता तो मैं थककर चूर सा हो जाता। मेरी फांसी तक मुझे यही इसी काल कोठरी में गुजारना है। दुनिया की नजर में मैं बहुत बुरा हूँ कि मैंने बहुत सी कम उम्र लड़कियों के साथ दरिंदों वाला काम किया है, लेकिन उस औरत का कहीं कोई जिक्र नहीं जिसने मुझे इंसान से दरिंदा बना दिया था अपनी मस्तानी ख्वाहिश की खातिर। मैं पापी था, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं इस दर्द से दो चार था, एक औरत के हवस का निशाना बन रहा था, तब पुलिस कहाँ थी, कानून कहाँ था। मुझे मेरे किए गए जुर्म की सजा दी जा रही थी, लेकिन मुझ पर हुए जुल्म का हिसाब कौन देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस इंसान की जिंदगी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।